नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज फिर एक लेटेस्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट का सबसे जानदार लेक्चर रहने वाला है। यानी चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें क्या होता है, हमने इसके 5 लेक्चर अभी तक टोटल रिकॉर्ड कराए हैं, जो कि एक एक टॉपिक हमने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से लिया हुआ है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके आए ऑल टोटल कॉन्सेप्ट के बाहर न जाएं। और ये हमारा इस लेसन का आखिरी लेक्चर है, यानी कि ये लेक्चर 6 आई बात समझ में। ये आखिरी लेक्चर है और इसमें क्या है, हम लोग ऑल टोटल 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक धावन सोडा के बारे में, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी के बारे में। बस 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बस ऑल टोटल ये तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाने वाला है ना। ऑन करो यार, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में। सबसे पहला पॉइंट क्या है, धावन सोडा। धावन सोडा का आपने नाम सुना होगा। धावन मतलब धोने वाला, सोडा मतलब सोडा, धोने वाला सोडा ही धावन सोडा कहलाता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, जो घर में हम लोग कपड़े धोते हैं या बहुत सारी चीजें साफ करते हैं, वो किससे धोते हैं? धावन सोडा से ही साफ करते हैं। यार इसको थोड़ा कम करो, धावन सोडा से ही साफ करते हैं। यानी घर में अगर कपड़े की धुलाई हो, कहीं भी कुछ साफ करना हो, यानी निरमा या डिटर्जेंट पाउडर जहां भी यूज होता है, उसका हम कहाँ यूज करते हैं? धावन सोडा का ही यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं कि धावन सोडा क्या। धावन सोडा को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, इसको पढ़ते हैं डॉट 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 10H2O, यानी कि Na2 मतलब होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट। Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु चिपके हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी घर में ग्लास दिया, ग्लास में ऐसे एग्जांपल ले लो, जो पानी होता है कभी पानी से भरे, फिर ग्लास के साइड साइड में एक एक बूंद चिपका रहता है। तो इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के बूंद, या कह सकते हो 10 जल के अणु चिपके हुए हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे, ये 10 जल के अणु जुड़े होते हैं, तो इस जल को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट में जो ये अलग से 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इनका नाम क्या होता है? तो तुम बोलोगे इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। अगर यहाँ 2 जल के अणु जुड़े होते तब भी वो क्रिस्टलन का जल होता। अब जिसमें जुड़े हुए हैं तो वो पूरा क्रिस्टल कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में, हमारे में 10 जल के अणु जुड़ जाएं, तो जो जुड़ा है उसको बोलेंगे क्रिस्टलन का जल। हम जो 10 जल के अणु जुड़ चुके हैं, तो हमारा पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, तो जो 10 जल के अणु जुड़े हैं इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, और जुड़कर जो ये बना है इसको बोलते हैं क्रिस्टल। कहानी समझ में आ रही? अच्छा अब देखो क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके निर्माण के बारे में। विरचन, निर्माण, कि धावन सोडे का निर्माण कैसे हुआ। तो पहले तो बात हम समझो। सबसे पहला तो एक पॉइंट हम ले लेंगे, एक हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और दूसरा H2O का एक ब्राइन विलयन ले लेंगे। ब्राइन विलयन क्या ले लेंगे? ब्राइन विलयन ले लेंगे। ठीक, पहली स्टेप। फिर क्या करेंगे, हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 1, हमने क्या किया है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, और तीसरा नाम है CO2 गैस, और यहां पे जोड़ देंगे एक हम ले लेंगे अमोनिया NH3। तो हमने अमोनिया ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, जल ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। ये 3 चीजें ले ली हमने। अब इसमें क्या होगा, ये जो इतना हिस्सा होता है
अमोनिया के साथ जो NaCl जल में घुला हुआ है इसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन विलयन। अमोनिकल ब्राइन विलयन, अमोनिकल ब्राइन ब्राइन विलयन, ध्यान रखना, विलयन, इसको बोलते हैं अमोनिकल ब्राइन विलयन। जब इसके साथ रिएक्ट क्रिया होती है तब क्या बनता है, एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा बनता है NH4Cl। यानी कि ये लिखा हुआ है सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। बस पहली स्टेप पे बस इतनी ध्यान रखना, हमको अमोनिया ले लेना है और NaCl का ब्राइन विलेन ले लेंगे। जब NaCl के ब्राइन विलेन में अमोनिया मिला देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अमोनिकल ब्राइन विलेन। फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे यानी मिलाएंगे, फिर ये क्रिया होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये बनता है एक तो NaHCO3 जिसको हम लोग एक नाम से भी जानते हैं, याद करो, कमेंट बॉक्स में लिखो इसका क्या नाम है। तो यानी अब NaHCO3। फिर क्या करेंगे दूसरी स्टेप पे, स्टेप नंबर 2, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, यानी Na मतलब सोडियम, H मतलब कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट, इसको हम दे देंगे हीट। क्या कर देंगे, इसे हम हीट दे देंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या कर देंगे, हीट दे देंगे। यहां लिख देते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट देंगे तब क्या होता है, तो एक बात ध्यान रखना, एक तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा बनेगा H2O और तीसरी एक गैस निकलेगी जिसका नाम है CO2। ध्यान रखना, एक तो बना क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा जल बना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। बस 2 स्टेप आपको याद रखनी। और तीसरी स्टेप के लिए थोड़ी यार हम थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको टोटल इन टोटल छोटा कर देते हैं। हाँ जी, कहानी समझ में आ रही। पहली स्टेप में हमने क्या किया, NaCl का ब्राइन विलेन ले लिया, फिर उसके साथ अमोनिया जोड़ दिया, अमोनिया के बाद इसको बोल देंगे अमोनिकल ब्राइन विलेन, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने के बाद अभिक्रिया हुई, अभिक्रिया के बाद बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड नहीं लेंगे, यहां से हम उठा लेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर देंगे, गर्म करने के बाद हमारे पास प्राप्त हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। इन दोनों से मतलब नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करने वाले हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, इसके बाद स्टेप नंबर 3, फिर हमारी बात खत्म। स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे, अब यहां से सोडियम कार्बोनेट को उठा लेंगे, यानी कि Na2CO3 को उठाएंगे और हम लिख देते हैं यहां, इसका नाम है सोडियम, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु जोड़ देंगे, 10 जल के अणु जोड़ देंगे। जैसे इसमें 10 जल के अणु जोड़ेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। बस ये हमारा टोटल तैयार हो जाएगा। कौन सा सोडा, धावन सोडा। इसका दूसरा नाम सोडियम कार्बोनेट
डाइहाइड्रेट भी होता है, सॉरी डेकाहाइड्रेट। समझ पा रहे हो? तो ये हमारा बस प्राप्त हो जाएगा क्या, धावन सोडा। धावन सोडा, कहानी समझ में आ रही है? 3 स्टेप हैं, आसानी से ध्यान रखना। सबसे पहले हम क्या लेंगे, NaCl का ब्राइन विलेन लेंगे, उसमें अमोनिया मिला देंगे। जब NaCl के ब्राइन विलेन में अमोनिया मिला देते हैं तब बनता है अमोनिकल ब्राइन विलेन, फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। फिर क्या होगा, हमारे पास जो बनता है उसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को दूसरी स्टेप में उठाकर गर्म कर देंगे। गर्म करने के बाद हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इस सोडियम कार्बोनेट को उठा के क्या करेंगे, इसमें 10 जल के जोड़ देंगे। फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही? कोई चिंता वाली बात? बस अब हम, और ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस का नाम लिख लो, क्या है? इस प्रक्रम का नाम है सॉल्वे प्रक्रम। सॉल्वे प्रक्रम, सॉल्वे प्रक्रम से ही क्या बनाया जाता है, धावन सोडा बनाया जाता है। बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम ऐसे ही वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहें आपके लिए। और अब इस धावन सोडे के बारे में हम लोग इसके गुण पढ़ने वाले हैं और इसका उपयोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब बात करेंगे धावन सोडा के गुण। गुण मतलब प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, कौन से गुण है, कैसी पहचान है इसकी, समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना, यह अभी हमने बताया सफेद रंग का कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, यह जल में घुलनशील होता है, जल में डालो तुरंत घुल जाएगा। जब हम लोग घर में कपड़े धोने के लिए जाते हैं तो जैसे ही पानी में निरमा डालेंगे वो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है यानी अल्कलाइन होता है। इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय, एसिड नहीं होता है। धावन सोडे का नेचर एसिड नहीं बल्कि क्षारीय होता है। तीसरा, यह वायु में रखने पर अपनी क्रिस्टलीय जल खो देता है। सोचो ऐसे ही, अगर हम Na2CO3 को डॉट 10H2O को बाहर रख दें तो जैसे इसमें ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, ये 10 जल के अणु बाहर निकाल कर ले जाएगी। इसीलिए जब निर्मे का पैकेट खुला छोड़ दो तो क्या हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। नमी मतलब उसके 10 जल के अणु उस निर्मे को, उस सोडियम कार्बोनेट को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। तीसरा पॉइंट, यह कपड़ों और अन्य वस्तुओं की सफाई करने में सहायक होता है। कपड़ों की सफाई करने में और बहुत सारी वस्तुएं जिससे वो साफ कर सकता है उसको उपयोग करने में सहायक होता है। इस तरीके का होता है सुपर लॉन्ड्री बूस्टर। अगला देखो, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है, धावन सोडा के उपयोग क्या क्या, कहाँ कहाँ उपयोग हम करते हैं। तो कपड़े धोने एवं सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है, बराबर। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता जो होती है, जैसे देखो जब हम लोग क्या करते हैं, पानी डालो, पानी जो होता है, पानी को पहले छो तो थोड़ा सोलिड टाइप का मालूम देता है, लेकिन फिर क्या होगा, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी जो है बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा पानी हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये जल की कठोरता को दूर करता है। दूसरा पॉइंट है, कांच बनाने के उद्योग में, जहां कांच बनाई जाती है वहां भी इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, साबुन बनाने के उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कांच बनाने में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में। बेकिंग सोडा तथा अन्य सोडियम यौगिक को बनाने में किया जाता है। जैसे अभी बेकिंग सोडा कैसे, देखो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बाकी घरों एवं उद्योगों की सफाई में अभिकर्मक के रूप में यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में या क्लीनिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। वस्त्र के उपयोग में भी किया जाता है, वस्त्रों को, टेक्सटाइल के उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। भाई जाहिर सी बात, जहां कपड़े का काम हो रहा है तो धोना, साफ करना, उसमें इसका उपयोग होता है। एक एक पॉइंट आसानी से समझिए। तो ये हमने जो है 3 बातें कंप्लीट कर ली। धावन सोडा कैसे बना, निर्माण विधि क्या होती है, इस पूरे निर्माण विधि को सॉल्वे प्रक्रम बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, धावन सोडा के गुण हमने समझ लिए क्या क्या होते हैं। तीसरा पॉइंट है, धावन सोडा का उपयोग हम कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे करते हैं।
अब हम लोग सीखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी बोलते हैं। इसका नाम होता है क्या? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये पानी की बोतल लेकर आओ और ऑफिस का ये बल्ब बंद करके आओ। कहानी समझ में आई? इसको बोलते हैं, लिख देते हैं, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। इसको बोलते हैं ये कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका नाम होता है Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, डॉट हाफ H2O को बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट मतलब आधा। बात समझ पा रहे हो? तो अब इसके हम डायरेक्ट सीधी सादी बात है पीओपी यानी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करेंगे? ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है इसका सूत्र। अब हम देख लेंगे इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? बहुत सिंपल सी बात। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास दूसरा एक जिप्सम होता है, लिख लेते हैं यहां। हम ले लेंगे CaSO4 डॉट 2H2O। इस पूरे को बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम हमेशा कठोर होता है, ध्यान रखना। तो जिप्सम को क्या करेंगे? इसको गर्म कर देंगे। जिप्सम को गर्म करते हैं। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब क्या होता है? एक बनता है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट SO4 डॉट हाफ H2O और प्लस इसमें 3/2 जल के अणु अलग हो जाते हैं। बस ये इतना ध्यान रखना। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है क्या? यही बता देते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, जिसको हम नाम देते हैं क्या? पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहानी समझ में आ रही? बस ज्यादा लंबी कोई प्रक्रिया ही नहीं। अब तुम ऐसे ही सोचो, ये अब कहानी आ रही होगी सर जी ये कौन सी बात है? तो हमेशा ध्यान रखना ये पाउडर की फॉर्म में होता है। जैसे इसमें 2 जल के अणु डाल देंगे फिर ठोस हो जाएगा, यानी इससे हम फिर यही बना सकते हैं। कहानी समझ में आ रही? इससे हम फिर यही बना सकते हैं। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को गर्म कर देंगे, हमारे पास कैल्शियम डॉट हाफ H2 मिलेगा और कुछ जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। फिर वो जल के अणु जैसे ही इसमें मिल जाएंगे तुरंत ये बन जाएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। और इस समय और ये होता कैसे? पीओपी कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? सफेद रंग का चूर्ण होता है। बस बहुत सरल है, इससे सरल तो दूसरा कुछ नहीं होता। बस और बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएगा कि जिप्सम का सूत्र बताओ। ध्यान रखना जिप्सम का ये CaSO4 डॉट 2H2O और पीओपी का सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। बस इतना। अब इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि इसके गुण क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, फिर हमारी कहानी खत्म। ऑल टोटल चैप्टर इज क्लोज। चलो देखो, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी के प्रॉपर्टीज यानी गुण क्या होते हैं। देखो सबसे पहले यह सफेद रंग का महीन चूर्ण होता है। देख सकते हैं आप, ये सफेद रंग का महीन चूर्ण होता है। यह पानी के साथ मिलकर शीघ्र कठोर, ये जैसे ही इसमें पानी डाल दोगे ये शीघ्र कठोर हो जाता है। ऐसे सोचो हमारी हड्डी टूट गई है, डॉक्टर क्या करेगा? इसमें पानी डालेगा और प्लास्टर मार देगा। कुछ समय के बाद वो एकदम कठोर हो जाता है, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O में उसने 3/2 जल के अणु डाल दिए, इसीलिए टाइट हो गया। तो शीघ्र मिलकर शीघ्र कठोर यानी हार्ड हो जाता है। यह हल्का एवं चिकना पदार्थ होता है। इसे आसानी से विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है, यानी इसी बहुत तरीके से आकारों में ढाला जा सकता है। जैसे मूर्ति बनाने में बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। हम छत के पंखे के ऊपर जो डिजाइन बनाते हैं उसको बनाने में भी इसका उपयोग होता है।
या ऊष्मा का कमजोर चालक है। इसमें ऊष्मा बहुत कम निकलती, हीट नहीं निकलती। जैसे आप बात समझो, हाथ ऐसे ऐसे रगड़ो तो जब ये गर्म होते हैं तो ये हाथों में जो ये निकल रही है हीट, इसको बोलते हैं ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें कोई ऊष्मा नहीं निकलती। चूना, चूना लो तुम पानी में डालो तो उसमें देखो हीट निकल, गर्माहट निकलने लगती है, यानी चूना जैसे ही पानी में जाता है तो उसमें ऊष्मा निकलने लगती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें तुम पानी डालोगे कोई ऊष्मा निकलेगी नहीं। बाकायदा अब इसके उपयोग हम पढ़ लेते हैं। पीओपी के उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में उपयोग किया जाता है। डॉक्टरवा क्या करता है, जब तुम्हारा हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, उस पर प्लास्टर चढ़ाने का काम करता है। क्या चढ़ाता है? पीओपी ही चढ़ाता है। मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। भवनों और दीवारों पर सजावट के उपयोग होते हैं। बहुत सारे दीवारों पे डिजाइन बनी होती है, उसमें किसका उपयोग होता है? इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। ब्लैक बोर्ड की चाक बनाने में भी इसको उपयोग होता है। अब तो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बहुत समय पहले जब हम घर ऑफलाइन पढ़ाते थे तो ब्लैक बोर्ड पे जो चाक लिखी जाती है उस चाक को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों के सांचे बनाने में, यानी जो दांत का सांचा होता है उसको बनाने में भी इसका ही उपयोग होता है। नक्शे, मॉडल तथा प्रतिमाएं बनाने में इसका उपयोग होता है। बहुत सारी, जब तुमको बताएं दुबई में जैसे कोई बिल्डिंग पास हुई तो उस बिल्डिंग का नक्शा बनाने में पहले वो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बिल्डिंग के तौर पे। तो जो प्रोजेक्ट बनता है बिल्डिंग के तौर पे उसे हम नक्शे के थ्रू प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही दर्शाते हैं। छतों और दीवारों की दरारें भरने में, छत में जो दरार आ जाती है, दीवार में जो दरार आ जाती है उसको भरने में पीओपी का उपयोग हम करते हैं। चिकित्सा एवं कला के क्षेत्र में विभिन्न सांचे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी डॉक्टरी में और कला के क्षेत्र में इसका बहुत ही उपयोग होता है। कोई मूर्ति बनाएगा, कोई कैसी मूर्ति बनाएगा, वो सारा कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना होता है। बाकी आज मुहा बहुत ज्यादा है, बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो आज ये तुम्हारा चैप्टर टोटल एंड हो चुका है। और बाकी कमेंट करिए इसके बाद कौन सा लेक्चर हम लें, कौन से चैप्टर हम पढ़ाएं। बाकी कल मैथ का भी लेक्चर आने वाला है जबरदस्त। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।